मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे सहकारिता विश्वविद्यालय की जो आधारशिला रखी गई है, उस विषय पर बात करने जा रहा हूँ। सहकारिता जो आपके सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इस पर कुछ बातें करते हैं। अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि सहकारिता विश्वविद्यालय की आधारशिला हमारे सहकारिता मंत्री जी ने रख दी है। केंद्र सरकार के सहकारी मंत्री, आप जानते हैं उनका नाम? क्या आपको मालूम है? मालूम होना चाहिए, अमित शाह जी ने। अब एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे करता हूँ, बशर्ते कि आपने यह खबर नहीं पढ़ी हो। हालांकि मैं ये नहीं मानता कि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे और यह खबर आपसे बच गई होगी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। मेरा प्रश्न ये है, और बहुत सरल सा प्रश्न है, कि हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने सहकारिता विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। आपने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। अब कॉमन सेंस से बताइए कि ये जो आधारशिला रखी गई होगी, किस राज्य में रखी गई होगी। और यदि आप राज्य का अनुमान लगा लेते हैं, तो फिर ये सोचने की कोशिश कीजिए कि उस राज्य के किस स्थान पर, किस शहर में रखी गई होगी। क्या सच में आप ऐसा कर पा रहे हैं, बशर्ते कि आपने इस खबर को नहीं सुना हो। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आपसे इसी तरह की क्षमता की उम्मीद करता है। वो ये मान करके नहीं चलता कि वो जितने भी प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उन सब के बारे में आपने पढ़ा ही है, आपने नोट्स भी बनाए हुए हैं और आप उनके बारे में जानते भी हैं। नॉट एट ऑल। वह बहुत से ऐसे प्रश्न आपको देता है जिसमें आपके अपनी सोच मौजूद रहती हो, यानी कि आप बता सकें कि अच्छा अच्छा अच्छा, ये ऐसे हुआ होगा, ये हो सकता है। दोस्तों, चलिए अब मैं बता देता हूं। बहुत ही सामान्य सा उत्तर है, गुजरात। राज्य की दृष्टि से गुजरात। तो सवाल ये उठता है कि गुजरात क्यों? क्या इसलिए क्योंकि अमित शाह जी गुजरात के रहने वाले हैं, वे वहां के सांसद हैं? क्या इसलिए? नहीं। इसलिए क्योंकि जो गुजरात है, गुजरात के आणंद का नाम आपने सुना होगा। आणंद। आप अमूल घी, अमूल दूध से भी बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे, जो आणंद में है। क्या आपने मंथन फिल्म देखी है या इसके बारे में कुछ सुना है? मंथन फिल्म बेसिकली आणंद में जो हमारा सहकारिता संस्थान है, उसी पर बेस्ड है। यानी कि गुजरात में जो आणंद सहकारी संस्थान है अमूल का, जो उसने पूरी दुनिया के सामने सहकारिता का एक नया प्रतिमान रखा है। और आप जानते हैं कि जब हमारे देश की जन्म कुंडली बन रही थी आर्थिक विकास की, तो उसमें सहकारिता को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में। और ये कम बड़ी बात नहीं है कि आज हमारे देश में 8 लाख सहकारी समितियां हैं। 8 लाख सहकारी समितियां। और आमतौर पर यह कहा जाता है कि भारत का हर चौथा व्यक्ति, यानी कि 25% आबादी, कहीं न कहीं इन सहकारी समितियों से जुड़ी हुई है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ सहकारी समितियों ने काफ़ी गहरी जड़ें बना ली हैं, और इसका श्रेय जाता है गुजरात के आणंद के सहकारी समिति को। तो स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में अगर सहकारिता विश्वविद्यालय बनाया ही जाना है, तो इसी स्थान पर बनाया जाना चाहिए, और इसी स्थान पर आधारशिला रखी गई है। फ्रेंड्स, एक सूचना है। एफईआईएस का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे, और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। तो दोस्तों, विश्वविद्यालय अब तैयार होगा, और सवाल ये उठता है कि 500 करोड़ रुपए से जो ये विश्वविद्यालय तैयार होगा, ये करेगा क्या? फिर से मेरा एक प्रश्न है आपसे कि कोई भी विश्वविद्यालय क्या करता है? बताइए, करता क्या है वो?
तो यहाँ बात बिल्कुल स्पष्ट है कि चूंकि यह विश्वविद्यालय है और एक विषय से जुड़ा हुआ है, सहकारिता से, तो इसके केंद्र में हो गई कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट है, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है, उन सबको यह पूरा करेगा। यानी कि यहाँ सहकारिता से संबंधित अध्ययन कराया जाएगा, उन्हें डिग्री दी जाएगी, उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। और हमारे सहकारी मंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि भविष्य में सहकारिता के क्षेत्र में जिन्हें भी नौकरियां मिलेंगी वे वही होंगे जो सहकारिता विश्वविद्यालय में पढ़े हुए लोग होंगे। तो डेफिनेटली इससे प्रबंधन में सुधार आएगा, हमें अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स मिल सकेंगे। अभी तक हमने सहकारिता को एक बहुत ही सामान्य सी व्यवस्था मान लिया, इसके प्रति हम बहुत गंभीर नहीं हैं। जबकि जो हमारे आर्थिक निर्माता थे जब इसकी प्लानिंग कर रहे थे तो इसे बहुत गंभीरता के साथ उन्होंने लिया था। ऑनलाइन लेक्चर में इस पर मेरा बहुत ही डिटेल में लेक्चर है, आप उसे सुन सकते हैं। मैंने बहुत विस्तार से और बहुत ही इसकी व्यावहारिकता को लेकर के लेक्चर तैयार किया है। दोस्तों, एक दूसरी जो बहुत बड़ी बात है और जिसे स्पष्ट तौर पर हमारे मंत्री महोदय ने कहा भी है, और वो ये कि अभी तक जो सहकारिता के हमारे क्षेत्र हैं वहाँ जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनमें भाई भतीजावाद बहुत प्रबल है। भाई भतीजावाद बहुत प्रबल है। यानी कि अपने अपने लोगों की भर्ती कर दो, मैनेजर बना दो, फलाना बना दो, फलाना बना दो, अपने लोगों को ला करके भर दो। अब सोच करके देखिए कि एक संस्थान जिसमें या तो राजनीति के पसंद के लोग भरे गए हों या फिर वहाँ जो टॉप मैनेजमेंट में जो लोग बैठे गए हैं उनकी पसंद के लोग भरे गए हों, तो उनमें दो कमियां आपको स्वाभाविक तौर पर मिलेंगी। पहली बात तो ये कि जरूरी नहीं कि वो प्रोफेशनली बहुत स्किल्ड हों, और दूसरा यह है कि चूंकि उनके अपने लोग टॉप पर बैठे हुए हैं तो काम के प्रति भी गंभीर नहीं होंगे। आपने सुना है ना कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, उन्हें भय नहीं लगेगा, वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो इसका सीधा जो दुष्प्रभाव पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा? इसका सीधा दुष्प्रभाव सहकारिता जो संस्थान है उन पर पड़ेगा। और हमारे जो सहकारी संस्थान हैं डेफिनेटली इस तरह के संकट के दौर से गुजर भी रहे हैं। एक काम यह विश्वविद्यालय और करेगी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये कि देश भर में हमारे जितने भी सहकारी संस्थान हैं वह उनका एक नेटवर्क तैयार करेगा। वह क्या खूबसूरत बात है, वह नेटवर्क तैयार करेगा और फिर नेटवर्क तैयार करने के बाद डेफिनेटली वो अपनी बातें उन तक पहुंचा सकेगा, सभी को एक दूसरे से जोड़ सकेगा, और साथ ही साथ एक अनुसंधान परिषद की भी स्थापना करेगा। सहकारिता के क्षेत्र में इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए अनुसंधान परिषद, और ये जो परिषद है यह सहकारिता से संबंधित जो अलग अलग मामले होते हैं, अलग अलग क्षेत्र होते हैं, उनके बारे में अनुसंधान करेगा। मुझे लगता है कि ये साफ है कि इन सारे प्रयासों से जो हमारा सरकारी तंत्र है वो काफ़ी मजबूत हो सकेगा, और जिसे हम प्रोफेशनलिज्म कहते हैं इसमें वह प्रोफेशनलिज्म आ सकेगा, जिसकी सच पूछिए तो देश को बहुत आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों, जब एक विचार लेकर के आप चलते हैं वो विचार बहुत ही ब्राइट होते हैं, चमकीले होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जब वो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर आते हैं तो धीरे धीरे धूमिल पड़ते चले जाते हैं, और पता लगा कि जिसे हम ये मान करके चल रहे थे कि ये हमारा बोझ संभालेगा, वो हमारे लिए खुद बोझ बन गए हैं। और सहकारिता संस्थाओं के साथ काफ़ी कुछ ये हो रहा है। लेकिन आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ सालों से इन सहकारी संस्थाओं में सुधार लाने के लिए, इनमें नई ऊर्जा पैदा करने के लिए, इनमें नया जीवन डालने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, अलग अलग तरह की कोशिशें की जा रही हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ये जो सहकारी तंत्र हैं ये हमारे आम लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं, जीवन से जुड़े हुए हैं। किसान हैं, दूध का उत्पादन करने वाले, और न जाने कितनी छोटी छोटी चीज़ें उत्पादन करने वाले हैं, उनकी आय बहुत कम है। सहकारिता आंदोलन उनकी आय में इजाफा करके हमारे देश में जो असमानता लगातार बढ़ती चली जा रही है उसे कम से कम यहाँ तक लाने में तो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है कि वह जो असमानता है वो दयनीय स्थिति तक न पहुँच जाए, बहुत चिंतनीय स्थिति तक
न पहुंच जाए, हमारे देश का आम आदमी, खासकर जो गांव में रह रहा है, जो किसान वर्ग है, कम से कम एक अच्छा जीवन तो जी सके। यानी कि इसका जो संबंध है पूरी तरह से हमारे देश की आर्थिक स्थिति और हमारे लोगों के जीवन स्तर से जुड़ा हुआ है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस पर पूरा पूरा ध्यान दिया जाए। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही। ये मान करके चलिए कि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, यह उसका फ़िलहाल अपडेट है। इसके माध्यम से आपको अपने इस टॉपिक को अपडेट कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।